और अभी के इस लेक्चर में हम हिस्ट्री को पढ़ने जा रहे हैं और हिस्ट्री के अंतर्गत जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन के बारे में। और वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन के अंतर्गत हमने ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन को हमने शुरू कर दिया था, उसी के आज आगे हम कंटिन्यू रखेंगे। और मैं आप लोगों से थोड़ा सा माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैं बहुत से दिनों से आपके बीच नहीं रहा, लेकिन कुछ मेरे निजी काम थे तो उसकी वजह से मैं उन कामों में व्यस्त था। और एक बार मैं फिर से आप लोगों के बीच पुनः हाजिर हूँ और वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था। और उसके अलावा मेरे को बहुत से लोगों ने, क्योंकि मैंने आप लोगों से एक कमिटमेंट किया था कि अगर 3 तारीख को लॉकडाउन नहीं खुलता है तो मैं आप लोगों के बीच जो 12th क्लास है उसके क्लासेस में फ़िज़िक्स की भी मैं स्टार्ट कर लूँगा। तो मे बी 3 मई के बाद मैं वो क्लास आप लोगों के बीच लेकर आऊँ और एक एक कर जितने भी टाइम की होगी, आधा घंटा 45 मिनट, वो क्लास भी मैं आप लोगों के बीच रखूँगा। और मैं 12th के जितने भी छात्र हैं उन लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अब अपनी पढ़ाई को आप स्टार्ट कर दीजिए और मैं आप लोगों को फिज़िक्स को पढ़ाने के लिए रेडी हूँ। और उससे पहले आप लोग इस चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके साथी हैं 12th के उन लोगों तक पहुँचाएँ, यही मैं कहना चाहता हूँ। तो चलिए, ज़्यादा आपके बीच और हिस्ट्री के बीच में ज़्यादा बाधा नहीं बनता हूँ और स्टार्ट करते हैं हम हिस्ट्री में ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन को। थोड़ा सा मैंने इंट्रो पिछली क्लास में दे दिया था, उसी के आगे मैं कंटिन्यू रखूँगा। तो आइए देखते हैं। तो उसके आगे अगर हम चीज़ों को देखें तो जो उस टाइम पे सबसे बड़ी जो राजनीतिक इकाई थी वो थी जन। और जन के अधीन क्या था? विष था। जन के अंतर्गत ही विष आते थे और विष के अंदर ही ग्राम आते थे और ग्राम के अंदर ग्रह या कुल आया करते थे। क्लियर है? जो जन का मुख्य होता था, यानी जो प्रमुख होता था, हेड होता था, उसे बोला जाता था जनस्वगोपा और उसे ही नाम दिया जाता था गोपति। उसके अलावा अगर हम बात करें विष की, तो जो विष का हेड होता था, प्रमुख होता था, उसे बोल दिया जाता था विषपति। ग्राम के प्रमुख को ग्रामणी बोला जाता था और ग्रह या कुल का जो हेड होता था उसे ग्रहपति या कुलपति के नाम से संबोधित किया जाता था। क्लियर है? उसके अलावा अगर हम चीज़ों को देखें, इस डायग्राम के माध्यम से हम चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो क्या है, जो सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई थी वो इस तरीके से थी जन। जन के अंतर्गत आते थे विष, विष के अंतर्गत आते थे ग्राम और ग्राम के अंतर्गत आते थे ग्रह या कुल। क्लियर है? अगर हम बात करें जन शब्द का, तो इस जन शब्द का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में 275 बार हुआ है। बात करें हम विष शब्द की तो इसका उल्लेख 170 बार हुआ है और ग्राम शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 13 बार हुआ है। तो जो हमारे पास स्रोत है इन सबको जानने का, वो क्या है? वो स्रोत है ऋग्वेद। तो अगर हम एक बार इस जो हमने लिखा इसका अगर हम पूरा ओवरव्यू ले लें तो सबसे बड़ी जो राजनीतिक इकाई है वो जन है और जो जन का प्रमुख हुआ करता था उसे जनस्व गोपा बोला जाता है, उसे ही गोपति बोला जाता है। जन के अंतर्गत
विश आते थे। जन क्या होता था, कबीलों का समूह जो होता था उसे जन बोल दिया जाता था। विश, विश के अंतर्गत ग्राम आते थे और बहुत सारे ग्रह से मिलकर ही क्या बनता था, ग्राम बनता था। उसके अलावा अगर हम देखें, जो ग्रह का मुखिया होता था, हेड होता था, उसे गृहपति या कुलपति बोल दिया जाता था। ग्राम का जो प्रमुख होता था उसे ग्रामणी बोला जाता था। उसके अलावा जो विश का प्रमुख होता था उसे विशपति बोला जाता था। और जो जन का प्रमुख होता था, मुखिया होता था यानी राजा होता था, उसे क्या बोल दिया जाता था, जनस्व गोपा या गोपति उसे बोल दिया जाता था। उसके अलावा अगर हम इस डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो जो सबसे बड़ा सर्कल है वो जन है, और उसी के अंतर्गत विश है, विश के अंतर्गत ग्राम है, ग्राम के अंतर्गत ग्रह है या कुल है। तो अगर हम ऋग्वेद में देखें तो लगभग 275 बार जन शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के अंतर्गत हुआ है। विश शब्द का उल्लेख 170 बार हुआ है और ग्राम शब्द का उल्लेख 17 बार ग्राम शब्द का उल्लेख हुआ है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने चीज़ों को देखा कि किस तरीके से जन के अंतर्गत विश, ग्राम, कुल, ग्रह थे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जनस्व गोपा था यानी कि राजा जो था, उसका काम क्या था? उसका जो काम था वो था अपने कबीले की रक्षा करना। दूसरा, लोगों के पशुधन की रक्षा करना। जो उस टाइम के जो तंत्रागत जो व्यवस्था थी, और वो कैसी थी, वंशानुगत थी। यानी कि कुल मिला के बात ऐसी है कि जो राजा है, राजा का बेटा ही क्या बनेगा, राजा बनेगा। और उस टाइम के जो लोग थे, जो ये व्यवस्था थी, ये क्षेत्र आधारित न होकर जन आधारित थी। यानी कि जो राजा था वो किसी क्षेत्र का नेतृत्व नहीं, बल्कि किसका नेतृत्व करता था, एक क्षेत्र का ना होकर कुछ गिने चुने लोगों का नेतृत्व करता था। दूसरी बात जो मेन है, इंपॉर्टेंट है, वो है जो यहां पर युद्ध हुआ करते थे वो पशुधन यानी ज्यादातर गाय के लिए हुआ करते थे। उसके अलावा जो उस टाइम के लोगों की जो ईश्वर से प्रार्थना रहती थी, लोगों को यही प्रार्थना रहती थी कि उनको एक पुत्र व 100 गाय की उन लोगों की लालसा रहती थी। तो अगर हम एक पूरा ओवरव्यू इस चीज का देखें तो जो राजा होता था उसका जो काम हुआ करता था वो क्या हुआ करता था, वो हुआ करता था लोगों की रक्षा करना। जो कबीले हुआ करते थे उन कबीलों की रक्षा करना। और जो भी राजा हुआ करता था, जो भी सारा क्षेत्र हुआ करता था, वो क्षेत्र जिसका राजा नेतृत्व करता था वो क्षेत्र आधारित नहीं होता था, उस क्षेत्र की कोई सीमा नहीं होती थी, बल्कि जो राजा होता था वो गिने चुने जो भी लोग होते थे उनका नेतृत्व करता था। यानी कि जो जितना भी ये जो व्यवस्था थी ये क्षेत्र आधारित ना होकर कैसी थी, जन आधारित थी। उसके अलावा यहाँ पर जो व्यवस्था थी वो गणतंत्रात्मक ना होकर, हालांकि हाँ कुछ जगहों पे गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी ऋग्वैदिक कालीन में, लेकिन ज्यादातर जगह पे मेन जो था वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। और
कुछ लोगों की समितियों के द्वारा राजा का चुनाव होता था और उस पर राजाओं का दबाव होता, उन समिति का राजा पर दबाव जरूर होता था। लेकिन जो व्यवस्था थी वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी और ऐसा था कि अगर राजा है तो राजा का बेटा ही राजा बनेगा। दूसरी बात, लोग पशुधन यानी गाय के लिए लोग दुआएं करते थे और ऐसा कई जगहों पे देखा गया है, ऐसा स्रोतों से पता चला है कि यहाँ पर जो लोग थे उनको एक तो पुत्र की बहुत ज़्यादा लालसा रहती थी और वो भगवान से प्रार्थना करते थे कि भगवान हमें 100 गाय प्रदान करें, हमारे पास 100 गाय हो। तो इस तरीके से हम देखें तो ये सारी चीज़ें जो थी वो ऋग्वैदिक कालीन में जो राजनीतिक जीवन था कुछ इस तरीके से ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन का ताना बाना था। चलिए कि कुछ जगहें ऐसी भी थी जहां पर गणतंत्रात्मक राजनीतिक व्यवस्था थी। जैसे ऋग्वेद में 46 बार गण शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी कि यहां पर जो राजा का चुनाव होता था वो लोगों के द्वारा होता था और ये जरूरी न था कि राजा का बेटा ही राजा होगा। और जो इन गण का जो प्रमुख रहता था उसे बोल दिया जाता था ज्येष्ठक। परंतु जो मेन है वो जनों में ही विभाजित था। जो वहां की राजनीतिक व्यवस्था थी वो जनों में ही विभाजित थी और जो जन थे यानी जो कबीले थे वो आपस में संघर्ष रहित थे। और संघर्ष किन किन के बीच होता था? कभी आर्य कबीलों के बीच संघर्ष होता था, आर्य अनार्यों के बीच संघर्ष होता था। उसके अलावा हमें इसके आगे अगर हम देखें तो संघर्षों की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में एक युद्ध का काफी विस्तृत रूप से उल्लेख है। उस युद्ध का नाम है दशराग्य युद्ध। जो युद्ध लड़ा जाता है वो राजा सुदास के बीच और 10 राजाओं के संघ के बीच लड़ा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध के पीछे 2 कारण हैं। पहला तो ये है कि राजा सुदास यानी भरत वंश के जो राजा थे उनके जो कुलपुरोहित हैं विश्वामित्र जी, उन्हें हटाकर वो किसी दूसरे को अपना कुल पुरोहित बना लेते हैं, जिससे विश्वामित्र जी नाराज हो जाते हैं और वो 10 राजाओं का एक संघ बनाकर उन्हें राजा सुदास से युद्ध लड़ने के लिए भेज देते हैं। और दूसरा ये माना जाता है कि जो रावी नदी है, जिसे परशुनी नदी भी बोला जाता है, ये राजा क्या कर रहे थे, इस नदी की धार को अपनी तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे थे और इसी संघर्ष में ये युद्ध होता है। यही इसका कारण माना जाता है। तो ये 2 कारण हैं जिनकी वजह से या तो ये या फिर वो विश्वामित्र जी वाला, तो यही जो कारण है इनकी वजह से ही ये 10 राज्य युद्ध होता है। तो आइए देखते हैं, समझते हैं 10 राज्य युद्ध क्या था और ये क्यों हुआ। अगर हम बात करें 10 राज्य युद्ध की, ध्यान से देखिएगा, पेपर की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10 राज्य युद्ध जो होता है वो होता है उसके पीछे 2 कारण हैं। और एक चीज आपने याद रखनी है कि ऋग्वेद के
सातवें मंडल में इसका उल्लेख है। अगर पूछा जाता है कि दशराज्य युद्ध का उल्लेख हमें कहां पे मिलता है, तो हमारा आंसर होगा कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में क्या है, इसका उल्लेख है। तो आइए देखें। तो जो इसका पहला कारण माना जाता है कि विश्वामित्र को हटाकर यहां पर क्या किया जाता है, वशिष्ठ को कुल पुरोहित बना दिया जाता है। और दूसरा जो इसका कारण है वो क्या है, रावी नदी के जल की धारा को मोड़ने को लेकर विवाद। पहला कारण क्या है कि विश्वामित्र को हटाकर यहां पर वशिष्ठ को कुल पुरोहित बना दिया जाता है। और दूसरी जो चीज है वो है रावी नदी की जल की धारा को मोड़ने को लेकर यहां पर विवाद होता है और सुदाश और 10 राजाओं के बीच ये युद्ध लड़ा जाता है। अगर हम देखें कि युद्ध किन किन के बीच होता है, ये युद्ध होता है, एक आर्य राजा है जिनका नाम सुदाश है, जो भरत वंश के राजा या त्रिशु वंश के राजा हैं। और किसके मध्य होता है, वर्षेश। विश्वामित्र क्या करते हैं, 5 आर्य और 5 अनार्य राजाओं का एक संघ बनाते हैं। 5 आर्य और 5 अनार्य। इतना डीपली पूछा नहीं जाएगा कि इनके नाम क्या क्या थे, लेकिन फिर भी आप नोट कर लीजिए। पहला अनु, दूसरा यदु, तीसरा द्रहु, चौथा पुरु, 5वां तुर्वश। और अगर हम 5 अनार्य राजों को देखें, पहला अलिन, दूसरा शिव, तीसरा पक्त, चौथा विष्णिक और 5वां भलानश। और अगर इस युद्ध में देखा जाए कि विनर कौन रहता है, अगर आपसे पूछा जाता है कि इस युद्ध को जीतता कौन है, तो इसका जो विनर है वो सुदास है। यानी विनर यानी विजेता, जिसकी इस युद्ध में जीत होती है वो कौन है, सुदास है। अगर एक बार हम इसका पूरे का ओवरव्यू लें, तो चलिए एक बार इस पूरे का ओवरव्यू ले लेते हैं। जो ये दशराज्य युद्ध है, ये परशुनी नदी या रावी नदी के तट पर लड़ा जाता है। और जो युद्ध के पीछे के जो कारण है, जो इस पूरे युद्ध का जो बैकग्राउंड तैयार होता है, वो कैसे होता है। पहला कारण तो इसका ये माना जाता है कि जो राजा सुदास थे वो क्या करते हैं कि विश्वामित्र जी को हटाकर, जो उनके कुल पुरोहित रहते हैं उनको हटाकर, वो यहां पर वशिष्ठ जी को अपना कुल पुरोहित नियुक्त कर देते हैं। और दूसरा जो इसके पीछे का जो कारण माना जाता है वो ये है कि
जो ये विवाद होता है, एक विवाद होता है रावी नदी की जल की जो धारा है उसको मोड़ने के लिए को लेकर ये इन 10 राजाओं और सुदास के बीच विवाद होता है और जिसके कारण ये युद्ध होता है। और अगर आप लोगों से ये पूछा जाता है कि दशराज्य युद्ध का उल्लेख कौन से मंडल में किया गया है, तो आपका आंसर होगा कि इसका जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। अगर हम देखें तो ये जो युद्ध है ये राजा सुदास जो कि भरतवंश या त्रिशु वंश के शासक हैं उनके बीच होता है, और 5 आर्य और अनार्यों जो एक संघ है 10 राजाओं का, उनके द्वारा होता है राजा सुदास के साथ। जो 5 आर्य राजा है उनके, अगर वैसे तो एग्जाम में इनके नाम नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन अगर बाई चांस अगर इनके नाम पूछे जाते हैं कि 5 अनार्य में से कौन से राजा सम्मिलित थे या 5 आर्य राजा में से कौन से राजा दशराज्य युद्ध में सम्मिलित थे, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 5 आर्य राजा थे। उनके नाम अनु, यदु, द्रहु, पुरु और तुर्वश था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि 5 अनार्य कौन थे, तो आप बता सकते हो अलिन, शिव, पक्त, विष्णिक और भलानस। तो ये इन राजाओं के नाम है, 5 आर्य 5 अनार्य। और अगर पूछा जाता है कि इस दशराज्य युद्ध का विनर कौन रहता है, यानी कि विजेता कौन रहता है, तो वो रहते हैं भरतवंश के राजा जिनका नाम सुदास है। और आप सभी लोग जानते हैं कि भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है, भारतवर्ष पड़ा है। तो जो विनर रहते हैं वो कौन है? सुदास है। तो दोस्तों हिस्ट्री हम लोगों को बहुत कुछ सिखाती है और अच्छे से आप हिस्ट्री का आनंद लीजिए, अच्छे से आप पढ़िए हिस्ट्री को और समझने की कोशिश कीजिए कि चीज़ें हैं क्या। और बहुत जल्द 3 मई के बाद मैंने आप लोगों से वादा किया था कि अगर लॉकडाउन नहीं ख़त्म होता है तो 12th वाले क्या करेंगे। तो 12th वाले कुछ नहीं करेंगे, 12th वाले अब फिजिक्स पढ़ेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, जनकवि जय हो चैनल पे वो फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। सभी आप लोगों के लिए खुशखबरी है। और 3 मई के बाद मैं 12 की जो फिजिक्स है, क्योंकि बोर्ड के छात्रों के लिए बहुत ही नियमित ढंग से मैंने क्लासेस रखनी है और चलानी है फिजिक्स की। 11th वालों का सीन बाद में रहेगा आफ्टर देन जुलाई, लेकिन जो 12th क्लासेस है मैं उनके समय की जो उनका महत्व है उसको समझता हूँ। मुझे फ़ोन कॉल्स के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत से छात्रों ने मैसेज किए कि भैया हम लोगों के लिए आप फिजिक्स लेकर आएँ, फिजिक्स पढ़ाइए 12th की। तो डेफिनेटली यार मैं फिजिक्स पढ़ाऊँगा और मैं आप लोगों से कुछ नहीं मांगता हूँ यार। मेरा कोई बिजनेस पर्पज़ नहीं है कि मैं यूट्यूब चैनल पे फेमस हो जाऊँगा, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, मुझे पैसा आएगा, ऐसा कुछ मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। और ना मैं ये सारी चीज़ें इस चीज़ के लिए कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ ये प्रयास है कि जो छात्र बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में नहीं जा पाते हैं, जैसे कि हम अपने टाइम पे हम नहीं जा पाए, और मैं उन छात्रों के लिए, उन सभी स्टूडेंटों के लिए करना चाहता हूँ। तो इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। जो भी मैंने सीखा है, जितना भी मैंने पढ़ा है 5-6 सालों में, जितनी भी मैंने मेहनत की है, जितने भी मैंने नोट्स कलेक्ट किए हैं अपने सेल्फ स्टडी से, जो भी मैंने पढ़ा है, मैं भी कहीं किसी कोचिंग संस्थान में नहीं पढ़ा हूँ। और यही मैंने जो भी कलेक्ट किया है डाटा, वो अपने बुक्स के माध्यम से, अपने जो गुरुजी हैं उन लोगों के से बराबर टच में रहकर मैंने ये चीज़ें इकट्ठा की है और वही चीज़ें मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और ना मेरा इन सारी चीज़ों के पीछे कोई कॉमर्शियल यानी बिजनेस का कोई भी वो नहीं है, ना मैं करना चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि जो भी चीज़ें मेरे द्वारा आप लोगों तक बताई जाती हैं वो लोग आप चीज़ कीजिए, उन लोगों को डेफिनेटली आप लोगों को रिजल्ट्स मिलेंगे, आप लोगों को बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेगी। हिस्ट्री अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम लोगों को बहुत कुछ सिखा जाता है। जैसे अगर हम किसी को भी हम लें एग्जाम्पल के लिए, अगर हम अकबर से सीखने की कोशिश करें
तो अकबर की लाइफ में भी एक अकबर की जो एज थी वो 15 साल की थी, और दिल्ली पर हेमू ने कब्जा कर लिया था। बैरम खां उसका संरक्षक था, और मुझे उस व्यक्ति का नाम तो ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा रहता है बैरम खां और अकबर के साथ, जो उन लोगों को डिमोटिवेट करने की कोशिश करता है, अकबर को और बैरम खां को। वो बोलता है कि यार जो हेमू है ना, वो लगातार 22 लड़ाइयां जीत चुका है, और तुम लोग उसे हराने की सोच रहे हो। इससे बढ़िया तुम ना वापस काबुल चले जाओ और वहां अपना जो जीवन यापन है वो आराम से कर लेना। बैरम खां को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है कि यार मेरे को तो तू बोलता तो ठीक था, लेकिन तू इस 15 साल के लड़के को ये बता रहा है कि तू अपने हाथ पांव बांध के ना बस बैठ जा। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत से लोग आप लोगों के हाथ पांव बांधने वाले भी होते हैं कि आप चीज ये मत कीजिए, वो मत कीजिए। तो अपने हाथ पांव मत बांधने दीजिए, और अपने आप को लगातार, अगर आप तैयारी के इस फील्ड में आए हो तो लगातार अपने आप को मोटिवेट रखिए और आगे बढ़ते रहिए। तो बैरम खां उस व्यक्ति की तुरंत हत्या कर लेते हैं, और फाइनली बैरम खां और अकबर हेमू से लड़ाई लड़ते हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध होता है 1556 में, और एक किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जिनका कुछ करने की, जिनके अंदर तमन्ना होती है। तो फाइनली होता क्या है, एक सैनिक का उड़ता हुआ तीर हेमू की आंख में लगता है, और अकबर मौके का फायदा उठा देते हैं। बैरम खां बोलते हैं कि काट दे, और अकबर हेमू का सर धड़ से अलग कर देते हैं, और इस तरीके से अकबर राजा बन जाता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि रिस्क लेने से मत डरिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि अगर यहां संघर्ष नहीं करोगे तो कहीं और करना पड़ेगा। अगर अच्छी पोस्ट के लिए नहीं करोगे तो उससे थोड़ी सी कम पोस्ट के लिए करना पड़ेगा। उस पोस्ट के लिए नहीं करोगे तो कहीं उससे थोड़ा सा निचली पोस्ट के लिए करना पड़ेगा। लेकिन जब आपको ये पता ही है कि मेहनत करनी है, तो क्यों ना कुछ बड़े के लिए किया जाए। तो बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ। आज इतना ही पढ़ेंगे हम लोग कि 3 मई के बाद हम लोग फिजिक्स को शुरू करने वाले हैं 12th क्लासेस के लिए, और जिसके अंतर्गत कम से कम 22 चैप्टर हैं फिजिक्स के 12th क्लासेस में, और एक एक करके हम उन लोगों चीज़ों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्थिर वैद्युतिकी को स्टार्ट करेंगे, और हमारी कोशिश रहेगी कि, मेरी ये कोशिश रहेगी कि जून तक हम कम से कम 10 पार्ट यानी प्रत्यावर्ती धारा तक हम कंप्लीट कर लें, और बहुत जिससे बच्चों को काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले। और मैं ये भी आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं कि जो एक वीडियो होगा वो कम से कम 1 आवर का होगा, यानी 1 घंटे का एक वीडियो पड़ेगा, और सफिशिएंट है। अगर आप लोगों ने 1 आवर का मतलब है 15 घंटे में लगभग एक चैप्टर तो आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरी कोशिश रहेगी हमारी उन वीडियोस के लिए। और मैं आप लोगों से कुछ नहीं मांगता हूं, बस इतना मांगता हूं कि आप चैनल के लिंक को जो है वो जरूरतमंद अभ्यर्थियों तक जरूर पहुंचाएं, और उन लोगों तक मेरे चैनल के लिंक को बिल्कुल भी मत शेयर मत कीजिए, बिल्कुल भी। मुझे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उन लोगों तक पहुंचना है जो वाकई अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, अच्छे सीरियसली ढंग से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं, आप सिर्फ 12th के उन्हीं लड़कों तक मेरे लिंक को पहुंचाएं जिन्होंने पढ़ना है। बाकी कोई ज़रूरत नहीं है लिंक को पहुंचाने की, शेयर करने की। बस यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और ये चीज़ें हमारी आगे बढ़ती रहेंगी। तब तक आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और अच्छे से लॉकडाउन का आप लोग अनुपालन कीजिए,
और अपने घरों में ही रहिए, सुरक्षित रहिए। और ये एक दौर है कुछ क्रिएटिव करने का, और करते रहिए। अपने फालतू टाइम को आप जो भी अपने टाइम को आप फालतू जाया ना कीजिए। आपके लिए आपकी लाइफ का एक एक क्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अगर आपने इस समय के इस महत्व को समझ लिया और अपने ऊपर आप लोगों ने काम करना स्टार्ट कर दिया, तो डेफिनेटली एक दिन आप लोगों के पास, सबके पास बहुत अच्छे रिजल्ट्स होंगे। वो कहते हैं ना कि जो बांस होता है उसे अपनी जड़ों को जमाने में टाइम बहुत लगता है, लेकिन जब वो जड़ें जम जाती है तो बड़े से बड़ा तूफान भी उन जड़ों को नहीं हिला पाता है। तो आप इन बातों को जरूर फॉलो करें। और ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा एक कोच हूँ या बहुत बड़ा प्रोफेसर हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि जो भी चीज़ें मैंने देखी है लाइफ में, उन चीज़ों को आप समझ पाए और आप लोग बुरे ट्रैप में ना फंसें, आप लोग लंबे चीज़ों में ना फंसें, और हमेशा हिस्ट्री से सीखने का प्रयास कीजिए। जिस भी घटनाओं को आप देखें, हर चीज में क्या है, अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को हम देखें तो इसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो ये युद्ध हुआ ये सिर्फ प्रतिशोध के लिए हुआ, बदले के लिए हुआ, कि विश्वामित्र को खटक गई कि मेरे को कैसे हटा दिया। और जब इंसान के अंदर ईगो या मैं वाली भावना आ जाती है तो फिर फाइनल परिणाम यही होता है। और चीज़ों को करने का तरीका देखिए कि आप लोगों ने कैसे करने हैं। अगर आप लें पढ़ाई के फील्ड में, आप लें छलांग मारी है, आपको पढ़ना है और आपके पास इसके अलावा कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन भी नहीं है, पढ़ने के अलावा इंसान के पास कुछ होता भी नहीं है करने को। उसे सिंपल सा वे है कि यार या तो आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी। एक चीज लोग बोलते हैं कि ये कॉलेज ड्रॉप आउट है तब जाके आज बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। ये चीजें आपको बहुत लोग बताएंगे कि मार्क जकरबर्ग कॉलेज ड्रॉप आउट है, उसने छोड़ दिया था कॉलेज। वो जो माइक्रोसॉफ्ट के वो हैं फाउंडर हैं, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, वो उन्होंने भी कॉलेज ड्रॉप आउट किया, ये किया सो किया। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, लेकिन शायद ही ऐसा कोई बताएगा कि ये लोग आज भी कितना पढ़ते हैं। मेन वो सही बात है कि डिग्री एक कागज का जो टुकड़ा है, वो मायने नहीं रखता है कि आपको कितना आता है या आप लाइफ में क्या करने वाले, लेकिन ये बहुत मायने रखता है कि आप लोग जो पढ़ रहे हो, चाहे आपको पढ़ना तो पड़ेगा, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे बिजनेस के फील्ड में हो, आपको देखना पड़ेगा कि किस आदमी ने कहां पर क्या गलती की और उसको क्या रिजल्ट्स मिले, और किस आदमी ने क्या कहीं पे सही स्टेप उठाया और जिसके कारण वो आज उस सक्सेस की उस पीक तक है। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। और हमेशा किसी भी हर एक चीज को अगर आप ऐसा चीज से देखोगे, चाहे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी से हमें पता चलता है कि हमारे आसपास है क्या, हमारे पास क्या क्या स्थान है, क्या कौन सी जगह कहाँ पर है, नक्शे में हम कहाँ पर हैं, क्या है। और हिस्ट्री से हमें लोगों के बारे में पता चलता है कि इन लोगों ने क्या किया जिसके कारण ये चीजें हुई, ये सारी चीजें, ये घटनाएं, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखनी है। तो आज की क्लास मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और कल मैं आप लोगों के बीच फिर से हूँगा। इसके आगे हम कंटिन्यू रखेंगे और पढ़ते ही रहेंगे जब तक सारी चीज़ें नहीं कंप्लीट हो जाती। तब तक टाटा बाय बाय, बाकी जय हो।